प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसके पहले और दूसरे अध्याय की हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं और तीसरे अध्याय में परोक्ष प्रमाण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम यहाँ पर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान इसको समझ चुके हैं। व्याप्ति के जिसे तर्क कहा जाता है और साधन अनुमान की परिभाषा में भी दो शब्द आए थे, वो थे साधन और साध्य। ठीक है, साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है वह अनुमान ज्ञान कहलाता है। तो हम यहाँ पर अभी तक ये समझ चुके हैं कि साधन क्या होता है। चलिए ठीक है, तो साधन हम समझ चुके हैं। साधन को ही क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। और वो हेतु कैसा होता है? अविनाभावी होता है। ठीक है, अविनाभाव उसका लक्षण बनाया गया है, तो वो अविनाभावी होता है हेतु। तो क्या होता है अविनाभाव? जिसके बिना जो कार्य नहीं हो उसे अविनाभाव कहते हैं। ठीक है, अविनाभाव के कितने भेद हैं? तो अविनाभाव के दो भेद हैं, सहभाव नियम अविनाभाव और क्रमभाव नियम अविनाभाव। सहभाव नियम अविनाभाव के कितने भेद हैं? तो सहभाव नियम अविनाभाव के दो भेद हैं। कौन कौन से? सहचारी और व्याप्य व्यापक। ठीक है, और क्रमभाव नियम अविनाभाव के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? पूर्वचर उत्तरचर और दूसरा कारण कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अविनाभाव को अर्थात हेतु को समझ चुके हैं, जिसका निर्णय तर्क से होता है। अब यहाँ हमारी चर्चा 16वें नंबर सूत्र से प्रारंभ होनी है। अब वो किसकी चर्चा है? वो है साध्य की। अभी तक किसकी चर्चा हुई? साधन की, हेतु की। ठीक है, तो अभी तक साधन की चर्चा हुई, अब किसकी चर्चा होनी है? साध्य। कि हमारा साध्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, साधन से साध्य का ज्ञान जो होता है, तो साधन कैसा होता है वो हमने देख लिया। अब साध्य कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप है, वो यहाँ 16वें नंबर सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें अपन। चलिए 16वें नंबर सूत्र से प्रारंभ करते हैं। मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए। इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। ठीक है, इजी है। अगर हम संधि विच्छेद करके पढ़े तो इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। ये संधि विच्छेद करके मैंने पढ़ा। कैसे? इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। बोलने में आ रहा है आप लोगों के? छोटा सूत्र है, इजी सूत्र है, बोल पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, साध्यम मतलब किसकी चर्चा करने वाले हैं? साध्य की चर्चा करने वाले। ठीक है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। कैसा होता है साध्य? सबसे पहला इष्टम, ठीक है, दूसरा अबाधितम, तीसरा असिद्धम। ठीक है, तीन कौन कौन से हैं इनका स्वरूप भी हम समझेंगे। पहला कौन सा? इष्टम, दूसरा कौन सा? अबाधितम, और तीसरा कौन सा? असिद्धम। ये भेद नहीं है, भेद नहीं है, क्या है? साध्य का स्वरूप है। साध्य कैसा होना चाहिए? तो पहले कहा इष्टम होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? अबाधितम होना चाहिए, और कैसा है? असिद्धम। तो जो इष्ट हो, अबाधित हो और असिद्ध हो, उसे साध्य कहते हैं। ठीक है, पहले अब सामान्य सूत्र तो समझ लीजिएगा, फिर हम इष्टम क्या है, अबाधित क्या है, वो भी सब समझेंगे। ठीक है, फिर से सूत्रार्थ क्या है? याद हुआ आप लोगों को सूत्रार्थ? जो इष्ट है, अबाधित हो और असिद्ध हो, उसे क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। तीन चीजें हैं, इष्ट, अबाधित और असिद्ध। चलिए शुरू करें, इनका स्वरूप समझना शुरू करें। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वादी और प्रतिवादी क्या होता है। बहुत इजी है। आप लोगों ने सुना ना वाद विवाद प्रतियोगिता? सुनी है ना स्कूल
में, कॉलेज में और अपने धार्मिक प्रतियोगिताओं में भी अपन करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, क्या होता है वाद विवाद प्रतियोगिता में? भाई साहब हमने तो लड़ाई करते हुए देखा है, वो लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई हो जाती है, एक्चुअल में होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन वो वाद विवाद का स्वरूप नहीं जानते ना, तो ऐसा लगता है कि ये मेरा एंटी है और मैं इसको बताता हूँ, फिर उसको ठीक करता हूँ, इसको इसने कैसे कह दिया मेरे विरुद्ध। अपने विरुद्ध सुन पाने की शक्ति और सामर्थ्य हमें होती नहीं ना। अब वाद-विवाद हम जैसा समझते हैं वैसा एक्चुअल नहीं होता है। वाद-विवाद जैसा होता है ना, वाद-विवाद में क्या होता है 2 लोग होते हैं, ठीक है? एक होता है वादी और एक होता है प्रतिवादी। आप लोगों ने देखा होगा, एक बंदा आता है, वो अपनी बात कह के जाता है, फिर दूसरा बंदा आता है, वो उसकी बात को क्रॉस करता है, ठीक है? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो इसे ही क्या कहा जाता है? वाद-विवाद प्रतियोगिता कहा जाता है। ऐसे ही न्याय में होते हैं वादी और प्रतिवादी। क्या होते हैं? वादी और प्रतिवादी। क्या होता है वादी? जो पहले अपने पक्ष को रखता है ना, उसे कहते हैं वादी। क्या कहा? जो सबसे पहले अपने पक्ष को रखता है ना, पक्ष को रखता है और पक्ष को स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? वादी। और जो वादी की बात का निराकरण करता है, खंडन करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी। समझ में आ रहा है? वादी कौन होता है? जो किस जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ प्रूफ करना है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि नहीं करूँगा? तो मैं किसी बात को स्टार्ट करूँगा तभी तो आप उसपे काउंटर क्वेश्चन करोगे या उसको गलत बताओगे या उसको सही बताओगे। होता है कि नहीं होता है? आपने देखा है कि कोर्ट में क्या होता है? 2 वकील होते हैं, ठीक है? ठीक है? और जो केस करता है वो सबसे पहले अपना पक्ष रखता है। होता है कि नहीं होता है? कि दोनों एक साथ लग जाते हैं, ऐसे तो नहीं होता है। पहले एक अपनी बात करता है कि माय लॉर्ड ये जो खड़े हुए हैं, इन पर हमने केस किया है धोखाधड़ी का, क्योंकि इन्होंने ऐसे-ऐसे तारीख को ऐसा-ऐसा हमसे पैसे लिए थे, ठीक है? फिर जो उसका वकील होता है वो कहता है नहीं माय लॉर्ड ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो कपोल ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो जो पहले अपनी बात को रखता है ना, वो कहलाता है वादी और जो वादी की बात का खंडन करता है ना, वह क्या कहलाता है? प्रतिवादी, ठीक है? सामान्य स्वरूप समझ में आया, ठीक है? ईज़ी है, कठिन तो नहीं है, शब्दों में तो नहीं उलझ रहे हैं आप लोग? तो ये होते हैं वादी और प्रतिवादी। जैसे हमने कहा कि ये लाल है और ये कैप है। आपने कहा नहीं, 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 ये कैप नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो आपने क्या कर दिया? मैं वादी, मैंने किसी बात को स्थापित किया और आपने मेरी बात को खंडन कर दिया। इसे क्या कहें मैं वादी हो गया और जो खंडन कर दिया उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिवादी। ईज़ी है? समझ में आ गया वादी और प्रतिवादी क्या होता है? अब देखिए ये क्यों समझाया, सूत्र में तो नहीं था, लेकिन सूत्र की बात को समझना बहुत ज़रूरी था। सूत्र में सबसे पहला शब्द क्या है कि साध्य कैसा होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट क्या होता है? वादी जिसे सिद्ध करना चाहता है, उसे ईस्ट कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वो आपने सुना है ना ईस्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, अच्छे बुरा ईस्ट अनिष्ट मानना, अच्छा बुरा मानना, जिससे राग द्वेष होते हैं, है ना? अभी उस विषय को थोड़ा गौण कीजिएगा। यहाँ ईस्ट क्या है? मैं जो बात प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं जो बात सिद्ध करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए क्या है? ईस्ट है। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वादी जिसे प्रूफ करना चाहता है, जिसे सिद्ध करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं क्योंकि उसके लिए वो ईस्ट है तभी तो वो सिद्ध करना चाह रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो मैं जो प्रूफ करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आदमी जो प्रूफ करना चाहता है, उसे उस साध्य कैसा होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो वादी जिससे प्रूफ करना चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत आसान है। अगला है अबाधित। बोलो अर्थ निकालो शब्द से ही। बाधा नहीं होना चाहिए। क्या बाधा नहीं? बाधित नहीं होना चाहिए। किससे बाधित नहीं होना चाहिए?
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए। माने मैं जिस बात को प्रूफ करना चाह रहा हूं, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो प्रत्यक्ष से ही बाधित हो। जैसे आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ये नीला है। दिख रहा है आप लोगों को छोटा सा कैप? मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं, ये क्या है? नीला है। क्या है ये? तो फिर ये साध्य नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष से बाधित है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है कि वो लाल है और आप प्रूफ करना क्या चाह रहे हो? तो इससे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? जो साक्षात दिखाई दे ऐसे अन्य अन्य प्रमाणों से, अनुमान से बाधित हो। अभी धीरे धीरे हम आगे समझेंगे कि प्रत्यक्ष से बाधित कैसा होता है, अनुमान से बाधित कैसे होता है। ठीक है, अभी तो सामान्य इतना समझिए, जो किसी प्रमाण से बाधित नहीं हो उसे कहेंगे अबाधित। और साध्य हमारा ऐसा होना चाहिए जो किसी प्रमाण से बाधित नहीं हो, क्योंकि जो किसी प्रमाण से बाधित होगा वो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, और जो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा उसको साध्य बना के क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी ना बोलना है, अपनी बात को प्रूफ भी करना है, सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध तो तब होगी जब वो प्रमाण से बाधित नहीं होगा। अगर वो प्रमाण से बाधित होगा तो वो बात सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि मुझे वो चीज प्रूफ करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना? इच्छा से मतलब है मैं वो सिद्ध करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मानस होना चाहिए। तो मैं जो सिद्ध करना चाहता हूँ वो इष्ट है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित नहीं हो तो वो अबाधित है। ठीक है, अगला पॉइंट, असिद्ध। क्या होगा इसका अर्थ? जो पूर्व में सिद्ध नहीं किया गया हो, अथवा जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ हो। जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? असिद्ध कहते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे आपको प्रूफ करूं, सुनो, आज हम 1 घंटे ये चिंतन करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं कि ये लाल कैप है। ठीक है, कौन कौन उत्साहित है? हाथ खड़ा कीजिए। तो आप कहेंगे भैया क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप हमारा और आपका, हमें पता है वो रेड कलर का कैप है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो प्रूफ है, हमें दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी प्रूफ है, आप उसे प्रूफ करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमें 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 जैसे मान लीजिए हम और आप ये चर्चा कर चुके हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं कि मैं जीव हूँ, अथवा हम ये चर्चा कर चुके हैं कि शरीर अजीब है। अब मैं आपसे कहूँ चलिए आइए, आज हम 1 घंटे फिर से चर्चा करेंगे कि मैं अजीब नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। चलो हो सकता है आप सोच लो कोई बात नहीं, कल सुन लिया, आज फिर से सुन लो। फिर हमने फिर से कहा चलो आज हम फिर से सिद्ध करेंगे कि कब तक सुनेंगे आप? आप कहेंगे भैया जो प्रूफ हो चुका है आप उसे बार-बार क्यों प्रूफ कर रहे हैं? होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए अदालत में ये सिद्ध हो चुका कि फलाने व्यक्ति ने चोरी की है। अब हम फिर से चले जाएँ अदालत में प्रूफ करने के लिए इसने चोरी की है। हम फिर से चले जाएँ तीसरी बार कि इसने चोरी की है। अदालत क्या कहेगी कि भाई साहब वैसे ही इंडिया में इतने सारे कोर्ट पे केस जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं, जज वैसे ही नहीं है और तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है? जो चीज़ ऑलरेडी से सिद्ध हो चुकी है उसे साध्य नहीं बनाया जाता। साध्य तो वो होना चाहिए कि जो सिद्ध नहीं हो, असिद्ध हो। ठीक है? तो 3 बात समझ में आ गई कि साध्य कैसा होना चाहिए। कौन-कौन सी 3 बातें हैं? सबसे पहला, वादी को इष्ट हो, प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधित नहीं हो और जो पूर्व में सिद्ध नहीं हुआ हो, उसे साध्य बनाया जाता है। उस पे विचार-विमर्श किया जाता है, न्याय के क्षेत्र में। ठीक है? समझ में आ रहा है? ख्याल में आया आपको ये तीनों चीज़ें? अब यहाँ पे हमारे जो नैयायिक भैया है ना, उन्होंने अपनी डेढ़ अक्ल लगा ली। क्या डेढ़ अक्ल लगाई? उन्होंने कहा कि भैया आपने सूत्र में इष्ट शब्द जोड़ा है, ठीक है?
और ईस्ट का शब्द हम क्या मतलब समझते हैं सामान्यतः? क्या मतलब समझते हैं? कि जो हमें अच्छा लगे, हमारे लिए अच्छा हो, उसे हम ईस्ट कहते हैं। जो हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, उसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट। जो हमें पसंद होता है उसे क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, ठीक है? अब हमारे नैयायिक भैया कहते हैं कि देखो भाई, खाना-पीना, ओढ़ना, ये बाहर घूमना, मौज-मस्ती करना, ये सब ईस्ट है। तो हमने उन भैया को समझाया कि आप कैसे बिना अवसर की, बिना कॉन्टेक्स्ट की बातें कर रहे हो? यहाँ पीने की बात चल रही है क्या? समझ में आ रहा है? यहाँ कोई हम खाने-पीने की बात तो कर नहीं रहे, पहनने की बात तो कर नहीं रहे। यहाँ ठीक है? अन्य कोई भी चीज़ जिन्हें आप इष्ट मान रहे हैं, जो आपको ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो इस प्रकार से क्या हुआ प्रीति जी, समझ में नहीं आया आपको? देखो, आवाज़ कट गई होगी, ठीक है? नेटवर्क का इश्यू था, कोई बात नहीं। देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हे नैयायिक भैया, यहाँ हम इष्ट का मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो आप बोलेंगे कैप को सम्यक रूप से देखना भी तो सम्यक दर्शन है। अरे भाई यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हो? समझ में आ रहा है? यहाँ हम मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है, आप यहाँ कैप ऐप को लेकर बैठ गए, ठीक है? यहाँ प्रकरण साधन साध्य का चल रहा है। आप बिना अवसर की बातें मत करो, बिना कॉन्टेक्स्ट की बातें मत करो। या खाने-पीने की बातों को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ साधन और साध्य की बात चल रही है और जो साधन की इच्छित वस्तु जो है, साधन की जो विषयभूत वस्तु जो है, उसे यहाँ पर इष्ट कहा जा रहा है, ठीक है? ऐसे खाने-पीने की क्रियाओं को इष्ट नहीं कहा जा रहा है। बहुत कॉमन सी बात है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? साध्य कैसा होना चाहिए? सबसे पहला ईस्ट होना चाहिए। सबसे दूसरा असिद्ध होना अबाधित होना चाहिए। तीसरा असिद्ध होना चाहिए। ईस्ट, अबाधित और असिद्ध। ठीक है? समझ में आ गया? अब यहाँ पर आचार्य ये बता रहे हैं कि सूत्र में असिद्ध पद क्यों दिया? ईस्ट पद क्यों दिया? असिद्ध पद क्यों दिया? शॉर्ट में मैं आपसे कहूँ, हमारा साध्य ईस्ट क्यों होना चाहिए भैया? क्यों होना चाहिए? असिद्ध क्यों होना चाहिए? अबाधित क्यों होना चाहिए? ठीक है? अब यहाँ इसका उत्तर देते हुए आगे 17वें नंबर का सूत्र दे रहे हैं। 17वें नंबर के सूत्र में क्या बात बताई जाएगी? कि साध्य के लक्षण में जो असिद्ध विशेषण दिया गया है, किसका विशेषण है? साध्य का। ठीक है? तो साध्य का जो विशेषण असिद्ध है, वो असिद्ध क्यों कहा? उसको कहने का कारण क्या है? ठीक है? उसके कारण को बताते हुए 17वें नंबर सूत्र में देखिए आचार्य क्या कहते हैं। मैं सूत्र बोलता हूँ, ठीक है? देखिए, संदिग्ध विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्य सिद्ध पदम। संदिग्ध, सबसे पहले संदिग्ध, ठीक है? विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्य सिद्ध पदम। बोलना आया? मैं बुलवाऊंगा ये सूत्र, ठीक है? कौन कौन बोल रहा है? मैं ऐसे रैंडम किसी जिसके वीडियो ऑन है उनको पूछ लेता हूँ, है ना?
हाँ भैया जी। हाँ जी, हाँ बोलिए एमएल जी। हाँ जी। संदिग्ध विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्य सिद्ध पदम। चलिए, बिल्कुल सही उच्चारण किया आपने। अब मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इसका सही उच्चारण कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग कर पा रहे होंगे। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शब्दों को अलग करेंगे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सूत्र में, ठीक है। सबसे पहला शब्द है संदिग्ध। सुना है आप लोगों ने, बहुत बार शब्द आपने सुना होगा। व्यक्ति संदिग्ध पाया गया, संदिग्ध अवस्था में पाया गया, ऐसे बहुत लोक में प्रचलित किया जाता है ना। सबसे पहला संदिग्ध। अगला विपर्यस्त, ठीक है। संदिग्ध, विपर्यस्त, अव्युत्पन्नानाम, अव्युत्पन्नानाम, ठीक है। तीनों अलग अलग आ गए आप लोगों को। पहला है संदिग्ध, ये सब पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। विपर्यस्त और अव्युत्पन्नानाम, ठीक है। ये स्कूल के नाम है, ये आप लोग ना घर वाले नामों से परिचित हो। घर वाला नाम है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। याद आ गया, ये वही चिंटू मिंटू है। स्कूल का नाम नहीं पता ना आप लोगों को, इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले संदिग्ध माने संशय, विपर्यस्त तो इससे तो समझ में ही आ रहा है विपर्य, और अव्युत्पन्नानाम माने अनध्यवसाय, ठीक है। अब देखिए, पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो संदिग्ध अलग हो गया, विपर्यस्त अलग हो गया, अव्युत्पन्न अलग हो गया, साध्यत्वम अलग है, यथा अलग है। फिर देखिए अगला अंतिम जो इसका एक साथ जुड़ा हुआ है, स्याद इति असिद्ध पदम। कौन कौन से हैं? स्यात, इति, स्याद, स्याद इति लिखा है ना, तो स्याद इति असिद्ध पदम, ठीक है। स्याद इति असिद्ध पदम। संदिग्ध, विपर्यस्त, अव्युत्पन्नानाम साध्यत्वम यथा स्यात् इति असिद्ध पदम, ठीक है। ये शब्द अलग अलग हो गए। अब इनके मतलब समझ लेते हैं। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय तो मैंने आपको बता ही दिया। संदिग्ध माने संशय, विपर्यस्त माने विपर्य, व्युत्पन्ना अव्युत्पन्ना नाम माने अनध्यवसाय। साध्यत्वम बता ही चुके हैं, जो इष्ट, अबाधित और असिद्ध हो वह साध्य है। अब देखिए, साध्य के लक्षण में सूत्रकार ने असिद्ध पद का प्रयोग क्यों किया? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से युक्त पदार्थ साध्य रूप हो सके। क्या कह रहे हैं? साध्य कैसा होना चाहिए, कैसा हो सके? जिसमें संशय हो, विपर्य हो और अनध्यवसाय हो। है? साध्य ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, जब तक संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नहीं होगा, तब तक हम उसे क्यों सिद्ध करेंगे? आपको किसी चीज के बारे में डाउट होगा तभी तो मैं समझाऊंगा। जिसके बारे में डाउट ही नहीं है उसे मैं क्यों समझाऊंगा? या आपको डाउट हो, या गलत निर्णय हो, या पता ही ना हो, कुछ भी। ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो साध्य वो होना चाहिए जिसके विषय में प्रतिवाद, अब रुकना रुकना रुकना, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय वादी को होना चाहिए कि प्रतिवादी को होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, सोच के उत्तर दो, जल्दबाजी में नहीं दो। मुझे जो उत्तर दे रहे हैं ना जल्दबाजी में, उनके गलत हो रहे हैं। सोच के दो। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से युक्त साध्य होना चाहिए, इसीलिए होना, इसीलिए असिद्ध का। क्योंकि अगर सिद्ध होगा तो सम्यक ज्ञान हो गया उसके बारे में। समझ में आ रहा है? और सम्यक ज्ञान हो गया तो उसका मतलब समारोप से विरुद्ध होगा, माने संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नहीं होगा। और यहाँ कह रहे हैं संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होना चाहिए। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय वादी को होना चाहिए कि प्रतिवादी को होना चाहिए? सोचो
नहीं आ रहा है? देखो, मैं समझाने वाला मैं हूँ वादी, ठीक है, और समझने वाले आप हो प्रतिवादी। अब बताओ, संशय विपर्य अनध्यवसाय किसे होना चाहिए? कुछ लोग बोल पा रहे हैं, सोचो किसे होना चाहिए? प्रतिवादी को होना चाहिए। अगर पढ़ाने वाले कोई संशय विपर्य अनध्यवसाय बना रहेगा तो वो क्या क्या पढ़ाएगा? बोलो। अगर वादी को ही उस विषय में संशय है तो वो अपनी बात कैसे सिद्ध कर पाएगा? अपनी बात कैसे रख पाएगा? तो देखो, वादी को संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसे होना चाहिए? प्रतिवादी को होना चाहिए, क्योंकि किसको समझाया जाता है? प्रतिवादी को समझाया जाता है। ख्याल में आ रहा है? ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये जो तीनों बातें कही गई हैं वो किसकी अपेक्षा कही गई हैं? प्रतिवादी की अपेक्षा। कि प्रतिवादी को किसी विषय में संशय है अथवा उसको गलत निर्णय है, ठीक है, उसको ये निर्णय है कि मैं तो शरीर हूँ। बोलो, सभी लोगों को ऐसा निर्णय है कि नहीं? सामान्यतः सभी लोगों को। तो हम किसे समझाते हैं? उसे ही तो समझाते हैं जिसको वो गलत निर्णय होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए ये सब प्रतिवादी की अपेक्षा है। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से युक्त पदार्थ साध्य रूप हो सके, इस कारण से स्याद इति असिद्ध पदम, ठीक है, इस कारण से असिद्ध पद दिया गया है। अर्थ समझ में आ रहा है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से युक्त पदार्थ साध्य हो सके, इसलिए असिद्ध पद का प्रयोग किया जा रहा है। ख्याल में आया? असिद्ध पद का प्रयोग हमने क्यों किया? ठीक है, अब सोचो, प्रतिवादी को अगर संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं हो तो फिर तो कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है। अगर वादी को भी सही निर्णय है और प्रतिवादी को भी सही निर्णय है तो फिर कोई विवाद होगा? तो फिर तो विवाद ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर वादी प्रतिवादी दोनों को ही सम्यक निर्णय हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तो फिर विवाद रहेगा ही नहीं। इसीलिए प्रतिवादी को उसमें कैसा होना चाहिए? समारोह वाला होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि वादी को मुद्दा जो होता है, पक्ष जो होता है, जिसका वो पक्ष करता है, वो उसे प्रूव होता है ऑलरेडी। होता है कि नहीं होता है? तभी तो आप सिद्ध करोगे। और प्रतिवादी को असिद्ध होता है। क्या कहा, क्या कहा? एक शब्द में फिर से, वादी को पक्ष सिद्ध होता है, जिसका वो मुद्दा, जो मुद्दा है, मुझे तो क्लियर होगा तभी तो मैं सिद्ध करूंगा। आप बात खुद सोचिए, मुझे ही निर्णय नहीं है कि शक्कर मीठी होती है, तो फिर मैं आप सभी लोगों को कैसे निर्णय कराऊंगा? पता चले कि खुद को ही, आपको पता है कई बार ऐसा होता है ना, समझा, अगर खुद को वो विषय समझ में नहीं आता है ना, तो समझाते समझाते हम कुछ और ही समझाने लग जाते हैं, कुछ और ही कहीं पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, खुद को भी नहीं समझ में आता है। नहीं, ऐसा तो फिर समझाते समझ नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब देख लो भैया, आप लोग देख लेना, ऐसे होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। वादी को पक्ष सिद्ध होना चाहिए और प्रतिवादी को पक्ष असिद्ध होना चाहिए, ठीक है? वादी को पहले ही सब कुछ आता चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है? और प्रतिवादी को समझ में नहीं आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? हम लोग की क्लास क्यों लग रही है परीक्षा मुख की? बोलो। क्योंकि मुझे परीक्षा मुख के बारे में थोड़ा बहुत आता है और आपको परीक्षा मुख में उतना नहीं आता, ठीक है? आता होगा लेकिन उतना नहीं आता होगा, मे बी, या नहीं आता होगा। आप में से ज्यादातर तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं ना। तो अब देखो, क्यों हम ये क्लास में क्यों हैं? वादी प्रतिवादी क्यों हैं? क्यों आए आप मेरी क्लास में? क्यों इसलिए आए? क्योंकि एक को सिद्ध है और दूसरे को सिद्ध नहीं है। अच्छा चलिए, तो मैं ही क्यों क्लास ले रहा हूँ? आप लोग क्यों नहीं आपस में क्लास ले लेते एक दूसरे की? इतने बड़े हैं आप लोग, मेरे से तो बड़े ही हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभव है आप लोगों को,
ना। तो आप लोग कल से एक दूसरे की क्लास ले लो, वो एक दिन ली थी ना आप लोगों ने, अभी कल परसों, बहुत अच्छी क्लास गई थी, अब आप ही लोग ले लो। तो फिर अब दो प्रतिवादी मिल जाएंगे, अगर दोनों कोई संशय विपर्य अनध्यवसाय होगा तो क्या होगा, तो भी नहीं बात बनेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो वो लोग बैठ जाएं जिन्हें दोनों को ही सब सही तरीके से निर्णय है, तो क्या होगा, तो भी कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए वादी के लिए जो पक्ष होता है वो कैसा होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, और प्रतिवादी के लिए जो पक्ष होता है वो कैसा होना चाहिए, असिद्ध होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, मजा आ रहा है, कठिन तो नहीं पड़ रहा ना। ये सब गहराइयां हैं ज्ञान की, वस्तु स्वरूप की, वाद विवाद की, ये सब आपको लॉजिकल बनाती हैं, आपको तार्किक बनाती हैं। ठीक है, जीवन में आप इस परीक्षा मुख को पढ़ने के बाद, न्याय को पढ़ने के बाद आप लॉजिकल बनेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप अन्वय व्यतिरेक घटाएंगे, जब आप किसी बात पे अविनाभाव घटाएंगे, कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, तब आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं हो रहा है, ये अविनाभावी नहीं है। आप जो सिद्ध करना चाह रहे हो, जो भी साध्य आपने बनाया है, आप उसको साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन दे रहे हो, जो हेतु दे रहे हो, वो अविनाभावी नहीं है। ना उसमें सहभावी घटित हो रहा है, ना उसमें क्रमभावी घटित हो रहा है। कितना आप सोचो, कितने लॉजिकल हो जाओगे आप खुद। समझ में आ रहा है, मैं आपको सिद्ध करूं कि ये चूरन खा लीजिए और आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी सिद्ध करने की कोशिश करूं, इस सुबह शाम अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दीजिए फलाने फलाने गाय को, और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। घटाओ घटाओ, फिर आप घटाने लग जाओगे, नहीं नहीं, साध्य क्या है, ठीक हो जाना, हेतु क्या दे रहे हैं, ये सब करना। अब अविनाभाव घटाओ कि सहभावी है कि क्रमभावी है कि पूर्व चर उत्तर चर है कि कारण कार्य है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ढकोसला है बस। सिद्ध हो गया, हम तार्किक बन गए। समझ में आ रहा है, ऐसे हम तार्किक बनेंगे। चलिए, मुझे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को जब ऐसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना। मुझे उस दिन भी बहुत मजा आया था जब आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल दिए ना, इतने अच्छे एग्जाम्पल देने की उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के। इसका मतलब मुझे ऐसा रहता है ना, समारोप होता है, थोड़ा थोड़ा संशय रहता है कि मैं जो बात समझा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, क्योंकि आप भी मोबाइल में, मैं भी मोबाइल में, आ रही हो, वो तो जानता भी नहीं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। आ रही हो तो ठीक, नहीं आ रही हो तो ठीक, लेकिन फिर भी आप लोग आ रहे हैं, वही बहुत है। आ रहे हैं इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये भी हम वो लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा होता तो आप रोज तो नहीं आते। कोई आपका ये कॉलेज का विषय तो है नहीं जिससे पढ़ के आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेज जैसे विषयों को समझ में नहीं भी आता है तो भी हम बच्चों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हम और भी अनुमान लगा सकते हैं, हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तत्व के प्रति रुचि है, आपके स्वाध्याय के प्रति रुचि है। ठीक है, ये सब अनुमान लगाए जा सकते हैं कि नहीं लगाए जा सकते हैं, ये सब लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संशय व्यापार और अनध्यवसाय तो जानते हैं ना आप लोग। ठीक है, क्या होता है संशय, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। संशय होता है डाउट। ठीक है ना, आपके आपको क्या संशय है क्या इस बात में, तो इसके मेरे डाउट है क्या आपको। परस्पर विरुद्ध अनेक पक्षों का अवगाहन करने वाला संशय होता है। ठीक है, अनेक विषयों को, मतलब क्या, कि ये रस्सी है कि सांप है, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, पुण्य से धर्म होता है कि वीतरागता से धर्म होता है कि नहीं होता है डाउट। तो ये क्या कहलाता है, संशय कहलाता है। ठीक है, विपर्य क्या होता है, सुन लो, मैं कुछ पूछूंगा, ये मत समझना कि ये तो हमें आता है इसलिए हम तो नहीं सुनेंगे, मैं कुछ पूछूंगा इसको समझाने के बाद। ठीक है, अगला है विपर्य। विपर्य में क्या होता है, विपर्य में होता है हमें विपरीत पक्ष का निर्णय हो जाता है, विपरीत बात का निर्णय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विपर्य। जैसे थी तो वो रस्सी, लेकिन हमें क्या निर्णय हो गया, सांप। ठीक है, रस्सी थी, उसका हमें क्या निर्णय हो गया, सांप हो गया। अब वो जैसे
होता है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए आप, अगर कमरे में कहीं रस्सी पड़ी हुई है और उनको ऐसा भ्रम हो गया कि वहां सांप है, फिर वो उस कमरे में जाने से ही डरने लग जाते हैं। हमने देखा है, इसलिए ये मैं आपको प्रत्यक्ष वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्मृति पूर्वक आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो विपरीत निर्णय हो गया, ठीक है, जैसे रस्सी में सांप का निर्णय हो गया। संशय में क्या होता है, संशय में अनेक पक्ष होते हैं विरुद्ध, ये है कि ये है, ये है कि ये है, ठीक है। विपर्य में क्या होता है, एक पक्ष होता है लेकिन गलत होता है, विपरीत होता है, ठीक है। अनध्यवसाय हो भाई, अनध्यवसाय तो मौज मस्ती वाला आदमी, मौज मस्ती मैंने वैसा, मैं कहूंगा प्रमादी, निठल्ला, आलसी, है ना, इस टाइप का है वो अनध्यवसाय वाला। वो क्या कहता है, अनध्यवसाय वाला कहता है कि अब ठीक है, होगा, इसमें इच्छा ही नहीं है उस बंदे को, डिजायर ही नहीं है जानने की। उसे कहो कि परीक्षा मुख में बहुत अच्छा विषय चल रहा है, काम में आ जाएगा, अगर आप थोड़ा पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में थोड़े लॉजिकल बन जाओगे। आप अगर किसी को ऐसे प्रेरणा दो, होगा, ठीक है, परीक्षा मुक्त तो होता है, ठीक है, चल रहा है, तार के बनने से क्या होगा, मैंने ये क्या है, ये अनध्यवसाय है, आपको इच्छा ही नहीं है ना। एक जगह आपने सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ, एक जगह आपने सुन लिया मैं शरीर हूँ। अब आपने कहा कि भाई आत्मा है कि शरीर है, अब होगा क्या करना है, आत्मा, एक जगह आत्मा सुन ली, शरीर सुन लिया, है, इतने वितरागी लोग होते हैं। एक ने कहा कि पुण्य में धर्म है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दूसरे ने कहा कि वितरागता में धर्म है। हमने दोनों सुन लिया, हमें इच्छा ही नहीं हुई कि धर्म आश्रम में क्या है। इसका मतलब ये अनध्यवसाय है। ये ऐसे लोग अपने आप को वितरागी समझते हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अनध्यवसाय है ना आपको उस विषय के संबंध में, आपको निर्णय ही नहीं है। घटाओ आप, पुण्य से मोक्ष होता है, अन्वय व्यतिरेक घटाओ, व्याप्ति घटाओ, ये तर्क है, तर्क दो, पुण्य से मोक्ष होता है, ये साध, इसे सिद्ध करो, पुण्य से मोक्ष होता है, होता है, विचार करके देखो। घटाना है ना, अभी हम उस पर नहीं उलझेंगे, लेकिन हम ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे करेंगे, एक एक टाइम पे आएगा जब हम ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, इसे हम घटाएंगे कि ये क्यों है, ऐसे ही नहीं है क्योंकि बाल बोध में पढ़ा दिया गया है, हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। इन सब बातों को हम तर्क के रूप से, लॉजिक के रूप से हम इन्हें सिद्ध करेंगे कि हम ये कैसे घटित होंगे, व्याप्ति घटित होती है कि नहीं होती है, कैसे क्या होगा, ये धीरे धीरे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, थोड़ा थोड़ा एक ओवरऑल व्यू ले लें कि कैसा क्या होता है, फिर हम धीरे धीरे इसकी और डीपनेस पे और उसे और उपयोगी बनाएंगे, है ना। अनध्यवसाय समझ में आ गया। अनिश्चित होता है, सबसे पहले उसे निर्णय तो होता ही नहीं है, ऐसा मत समझना कि अनध्यवसाय वाले को निर्णय होता है, निर्णय तो है ही नहीं और इच्छा भी नहीं है। निर्णय तो संशय वाले को भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत दिमाग चला रहा है। विपर्य वाला, उसने तो विपरीत निर्णय कर लिया है, इसे इसे तो ना निर्णय है ना इच्छा है, ठीक है। तो ये जो अनिश्चित पदार्थ, ना निर्णय होता है ना इच्छा होती है ज्ञान करने की, उसे अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं और पैर में कुछ स्पर्श हुआ, तो हमें इच्छा ही नहीं हुई कि क्या था, कोई जीव जंतु था कि कोई सोने की बाली पड़ी थी किसी की, कि चांदी की कुछ पड़ी थी, कि कंकड़ था कि पत्थर था, क्या था क्या नहीं था, कि चैन का टुकड़ा पड़ा है, नहीं हमें होएगा। इसे क्या बोलते हैं, निर्णय तो है नहीं कि क्या है, और ना इच्छा हो रही है, इसे क्या कहेंगे, अनध्यवसाय कहा जाएगा, ठीक है। किसी को हमने कहा कि परीक्षा मुख पढ़िए, मजा आएगा आपको, हमें मजा आ रहा है, अरे मुझे नहीं पढ़ना, तो खुद आता तो है नहीं, मैंने स्वयं को तो न्याय के बारे में निर्णय नहीं है और ना इच्छा है, तो उनको कौन सा ज्ञान हुआ, अनध्यवसाय हुआ, ठीक है। अनध्यवसाय संबंध, परीक्षा मुख संबंधी अनध्यवसाय हुआ, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, एक्चुअल में देखा जाए तो तीनों ही क्या है, मिथ्या ज्ञान है, ठीक है, खोटे ज्ञान है। लेकिन फिर भी तीनों में वर्स्ट की रैंकिंग दें तो हमें सबसे पहला, सबसे ज्यादा वर्स्ट माने सबसे ज्यादा बेकार कौन सा है, फिर उससे कम बेकार कौन सा है, फिर उससे कम बेकार कौन सा है, रैंकिंग दे रही है, ठीक है। हम इसके बारे में विचार करना चाह रहे हैं, सोचो।
क्या लगता है आप लोगों को सबसे बेकार कौन सा है? फिर उससे कम बेकार कौन सा है? फिर उससे कम बेकार है तो तीनों ही बेकार ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छे हैं। है तो मिथ्या ज्ञान, ठीक है तो संसार ही बेकार ज्ञान। लेकिन फिर भी हमें से रैंकिंग देना चाहे तो कैसे रैंक मैं रैंकिंग दूं? ठीक है, आप लोग मेरी रैंकिंग से मिलाना। मेरे हिसाब से जो सबसे वर्स्ट चीज है वो है अनध्यवसाय। सबसे वर्स्ट चीज, सबसे बेकार। क्यों? क्योंकि ना तो आपको पदार्थ का निर्णय है और ना जानने की इच्छा है। ये क्यूरियोसिटी का नहीं होना, पदार्थ को जानने की। और आपको पता है ज्ञान की प्रक्रिया ही इच्छा माने पदार्थ को जानने संबंधी इच्छा से ही संपन्न होती है। जैसे अवग्रह या अवाय धारणा, यह क्या होता है? यही तो होता है यह। ठीक है, अब मैं हिंट ही करूंगा, मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा, है ना। कि अवग्रह या अवाय धारणा तो आप जानते हैं, मति ज्ञान की प्रोसेस है जानने की। तत्वार सूत्र में पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ आपने पहले अध्याय में ही है, मिल जाएगा। तो यह तो क्या होता है? यही तो होता है। अवग्रह तो सामान्य अवलोकन हो जाता है, सामान्य की वस्तु है, आदमी है, बस इतना मात्र। दर्शन से विशेष ज्ञान हो जाता है, लेकिन होता सामान्य ही है। वो तो अवग्रह में हो गया। लेकिन वो जो पदार्थ को जानने की इच्छा होती है ना, कि ये नॉर्थ इंडियन है कि साउथ इंडियन है, तो क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही आपको ज्ञान की ओर ले जाती है। और अनध्यवसाय आपको जिंदगी भर अज्ञानी बनाई रहती है। बोलो, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यूरियोसिटी रखिए, नई नई चीजों की जानकारी रखिए, अप टू डेट बने रखिए, क्योंकि आज जो आपकी स्किल है वो धीरे धीरे बेकार हो जाने वाली है। आप देखो कितने सारे लोगों की जॉब धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि आजकल के धीरे धीरे काम टेक्नोलॉजी करने लग रही है, कंप्यूटर से हो जाता है, मशीन से हो जाते हैं। तो आपको नया नया ज्ञान लेते रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सबसे वर्स्ट ये है अनध्यवसाय, जिसमें आपको पदार्थ के जानने की इच्छा ही नहीं है। वस्तु व्यवस्था कैसी है, विश्व व्यवस्था कैसी है, तत्व का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इच्छा हुई है जानने की? अगर जानने की इच्छा ही नहीं होती है तो ये अनध्यवसाय है। और आप सुनिए, हम बार बार ये विचार करते हैं, है ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, यही तो क्यूरियोसिटी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही तो क्यूरियोसिटी है जो हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर ले जाती है। लोग आत्म कल्याण के मार्ग में क्यों नहीं लग पाते? क्योंकि वो निर्णय ही नहीं करते कि वे हैं क्या। शरीर को ही अपना समझ लेते हैं, इस भव को ही अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये विश्व कैसे बनता है, कैसे कैसे ये विश्व संचालित होता है, भगवान कौन है, वो उनका कैसे। सोचो कितने लोग विश्व में ऐसे होते हैं जो ये विचार करते हैं कि भगवान कौन है, किसे कहते हैं भगवान। कभी कोई निर्णय करता है? कभी कोई भगवान की परीक्षा करता है? कहीं सुना आपने अपने अलावा कि भगवान की भी परीक्षा होती है? इसे बोलेंगे अनध्यवसाय। देवशास्त्र गुरु के निर्णय नहीं करना, तत्वों का निर्णय नहीं करना, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करना। और यहाँ तो हम कॉमन किसी भी पदार्थ के संबंध में लेंगे, ठीक है। तो अनध्यवसाय सबसे क्या हो गया, हमने नंबर 1 दे दिया, सबसे वर्स्ट है, सबसे बेकार है ये अनध्यवसाय। फिर दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ विपरीत ज्ञान, विपर्य जो है वो सेकंड वर्स्ट है। क्यों? क्योंकि उसे विपरीत निर्णय है। निर्णय तो है, कोई कहे कि यहाँ तो निर्णय है, लेकिन बात निर्णय की नहीं है, बात विपरीत निर्णय की। हमें सिर्फ निर्णय थोड़ी ना करना है, सम्यक निर्णय करना है, ठीक है। तो विपर्य में विपरीत निर्णय होता है, इसलिए बेकार है। संशय में क्या है? संशय थोड़ा सा ठीक सा है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि संशय आपको सम्यक ज्ञान की ओर ले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये संशय हुआ कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, है तो ये संशय ज्ञान। लेकिन हो सकता है इस क्यूरियोसिटी से आप पढ़ें, सुने, समझें, निर्णय करें और आप अपना सम्यक निर्णय कर लें कि मैं तो आत्मा हूँ। हो सकता है, चांसेस है ना। संशय में थोड़े से चांसेस हैं व्यक्ति के सही ज्ञान की ओर लौटने के। विपरीत में तो विपरीत निर्णय है, अनध्यवसाय में तो अच्छा ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे वर्स्ट है अनध्यवसाय,
फिर उससे कम वर्स्ट है अनध्यवसाय, सॉरी विपर्य, और इससे कम है संशय। ठीक है, तो ये संशय, विपर्य, अनध्यवसाय जो है ये किसकी अपेक्षा कहें? वादी। तीनों ही ज्ञान निर्मल है? नहीं, तीनों ही ज्ञान निर्मल नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और पदार्थ के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं देते, इसीलिए ये तीनों ज्ञान प्रमाण नहीं है। ठीक है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये तीनों ज्ञान प्रमाण नहीं है। और वादी को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रतिवादी को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किस बात की बात कही हमने? असिद्ध विशेषण की बात कही। ठीक है, अभी इष्ट और अबाधित ये दोनों विशेषण बाकी हैं, जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, समय हो चुका है, अपनी कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा, जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा, टाइम बहुत लग जाता है इसलिए मैं वो करता हूँ। जय जिनेन्द्र भैया। भैया जय। ये पूछना था कि जैसे ये आपने जो समझा वो तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें जैसे सेंटेंस बन रहा है कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय साध्य है, तो साध्य का हम इससे लिंक कैसे कर रहे हैं? साध्य तो है, देखो असिद्ध होता है, साध्य होता है कि नहीं होता है, यही तो बात चल रही है। हाँ, साध्य और असिद्ध क्यों है? क्योंकि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय है, तो इसलिए साध्य में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होगा तभी उसको सिद्ध किया जाएगा। जैसे अगर हम बोलें कि जैसे भगवान है वो सुखी हैं, तो जैसे इसमें हम सुखी साध्य लगा रहे हैं, तो हमें कहाँ संशय विपर्य है? हमें तो पता है कि भगवान सुखी है। देखो संशय, विपर्य, अभी तो आपको आगम ज्ञान से इसका निर्णय हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको शास्त्र में पढ़ा है, सुना है, उस वजह से निर्णय हो गया। लेकिन उस निर्णय में उतनी प्रमाणता या उतना स्ट्रॉन्गनेस है? असिद्ध है वो। हाँ, क्योंकि भले ही आपको ये बात पता हो, लेकिन आपको उसका एक्चुअल सारी चीजें नहीं पता, वो आपके लिए असिद्ध है। ठीक है, अब क्लियर है, थैंक यू। हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए। भैया जी। जय जिनेन्द्र। वो जैसे इसमें कहा कि जिसे वादी सिद्ध करना चाहता है उसे इष्ट कहते हैं। अगर वही बात या कोई और बात अगर प्रतिवादी सिद्ध करना चाहे तो फिर उसे इष्ट नहीं कहेंगे? तो प्रतिवादी वादी हो जाएगा। तो मतलब जो अपन लोग नॉर्मल में वाद विवाद होता है, तो वहां तो ऐसा नहीं होता कि वादी को सब पता हो और प्रतिवादी को नहीं हो। वो तो वाद इसमें विवाद, वो तो वाद विवाद तो मैं आपको वादी प्रतिवादी समझाने के लिए कह रहा था। अच्छा, जो यहाँ पे है उसका मतलब ये है कि वादी को सारे निर्णय हैं, सब सही है। हाँ, अथवा ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रतिवादी ये समझ रहा हो कि ये मेरा, देखो अब समझना, ये जमीन का हिस्सा है, ठीक है, हम दोनों ही ये समझ रहे हैं कि ये मेरी जमीन है, अब बताओ सही कौन गलत कौन? दोनों ही समझ रहे हैं मेरी जमीन है, दोनों को ही निर्णय है मेरी जमीन है, ऐसे थोड़ी ना होता है, होती तो किसी एक की है। तो जो पहले दावा करता है वो वादी कहलाएगा, फिर जो उसका निराकरण करता है वो प्रतिवादी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिवादी वादी की बात को क्रॉस करता है। तो मतलब यहाँ पे वादी का मतलब जिसे सम्यक निर्णय है, जिसके लिए मतलब पता है सब, वो लेना है। हाँ, उसे वही सही वादी है, वही सच्चा वादी है। अच्छा। हाँ भैया इसका प्रोनाउंसिएशन इष्ट होगा ना, ईस्ट नहीं होगा ना? इष्ट छोटा ही है तो। हाँ, इष्ट होगा, बराबर। सॉरी। चलिए, और कोई प्रश्न? चलिए, इस प्रकार सारे प्रश्न समाप्त हुए, हम अपनी कक्षा अभी यहीं समाप्त करते हैं, शेष चर्चा जो है वो अपन कल करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। थैंक यू भैया।